दोस्तों, एग्जाम एनटीपीसी का हो या फिर किसी भी चीज़ का, रेलवे ग्रुप डी का हो या किसी स्टेट पीसीएस का हो, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर जीके जीएस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और जीके जीएस एक ऐसा पेपर है जहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस, आप कितना चीज़ों को देखते हैं बार बार, यही चीज़ जो है यहाँ पे मैटर करता है। और आप कितना क्वेश्चन बना पाएंगे जीके जीएस में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बार रिवीजन किया है। ठीक है, मतलब आपके माइंड में वो चीज़ कितना बार चला है। ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने क्या किया है कि डेली 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे डिस्कशन करने का मतलब ये होगा कि किसी भी एक टॉपिक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ। अगर इसका आंसर चीन है तो हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि चीन का राजधानी कहाँ है, चीन का करेंसी क्या है। ठीक है। इस तरह के मतलब एक टॉपिक को लेकर के इससे 4-5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इस सीरीज में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो तैयारी करने वाले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जिस चैनल पर हम लाते रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। इंटरपोल आपने सुना होगा, आपके प्रखंड में क्या होता है, पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है। जिला लेवल पे पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन सुना है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई पुलिस स्टेशन होता है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोल। ठीक है। एक्चुअली में इंटरपोल क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, जब जो बहुत बड़े आतंकवाद लोग होते हैं ना, बहुत बड़े ऐसे नामी क्रिमिनल होते हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या करती है, इंटरपोल हेल्प करती है। ठीक है। विदेशों में इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये आपका पड़ता है सी नंबर, मतलब लियोन में। ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, लियोन में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पुलिस व्यवस्था है। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर ये सभी कंट्रीज को जो है इंटरपोल, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में कि इंटरपोल उसको ढूंढ रही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आज का कि कूची कल जलप्रपात कहाँ है। वाटरफॉल के बारे में क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। ठीक है। और जलप्रपात के बारे में जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला, जो कैरो नदी पर है। ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। नियाग्रा पूछता है कभी कभी। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, कनाडा में। ठीक है। कनाडा यूएसए की सीमा पर है। ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे, जब जलप्रपात की बात करें तो दुनिया भर की बात हो गई भैया। इंडिया में, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात अगर पूछ देगा आपके एग्जाम में तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है जौग। ठीक है। जिसको अभी जो है ना महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ। ठीक है। तो कागज का आविष्कार सबको पता होगा कि चीन में हुआ था, लेकिन ठीक है, लेकिन कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो आपका आंसर होगा कनाडा। ठीक है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन कागज सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो वो कनाडा बनाता है। ठीक है। चलिए, कागज कैसे बनता है आप सबको पता होगा, जैसे कि बांस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बांस या फिर और कई प्रकार के घास होते हैं जिससे कागज जो है बनते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि सेव पेपर सेव ट्री। ठीक है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, ये आप अगर जान लेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे बहुत सारे गैस है जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैस क्या होता है हम आपको बताते हैं और इनका काम क्या होता है। सो आप पहले ये जान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए कि सूरज है। ठीक है। और सूरज से जो, ये मान लीजिए कि हम लोग का पृथ्वी है, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। सूरज का लाइट जो है यहाँ पे आता है, तो सूरज का लाइट जब पृथ्वी पर पड़ता है, उसके बाद जब इधर से वापस भी जाएगा ना कोई भी चीज़, जब इधर से वापस जाना चाहता है, वही ऊर्जा, वही गर्मी, वही हीट, तब क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना एक परत बना लेता है। ये क्या परत है, ये है CO2। ठीक है। देखिए, सूर्य से जो प्रकाश आती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो सूर्य का एनर्जी जो पृथ्वी पर चला गया उसको जब वापस ही आएगा रिफ्लेक्ट होकर के, तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, ये बिल्कुल एक छाता की तरह घेर लेता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक पतली मोटी परत के रूप में बन जाती है, जिससे क्या होता है, ये हीट वापस बाहर नहीं जा पाता। इससे हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, दिन ब दिन गर्म हो रही है। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया आपको। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, विकिरणें हैं, उनको पृथ्वी पर आने के बाद जब वो वापस जाना चाहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है ना, वो उसको बाहर जाने से रोकती है। तो वो क्या होता है, वो यहीं पर रुक जाता है, और यहीं पर रुक जाएगा मतलब हीट बढ़ेगा मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सोना का साइन क्या होता है, AU लिखते हैं ना,
तो AU का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ऑरम होता है। तो इसका सही आंसर होगा, सोना को हम लोग ऑरम बोलते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए, चांदी के लिए क्या लिखते हैं? AG लिखते हैं सिल्वर का, ठीक है। तांबा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? कॉपर लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भैया कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। आप बताइएगा भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन अभी NTPC का एग्जाम हो रहा है, और कल मैं एनालिसिस देख रहा था, तो दोस्त लोगों ने बताया कि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। परसों के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, खासकर गांधी युग वगैरह से। तो ये है मेडावल इंडिया का क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत का। मुगल सम्राट कौन था? कौन अंतिम? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था ये आप जानिए, ये था बहादुर शाह, ठीक है। चलिए थोड़ा आपको हिस्ट्री बताते हैं मुगल सम्राट के बारे में। देखिए भारत में जो है ना, 1526 ईस्वी में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बाबर, ठीक है। बाबर जो है 1526 ईस्वी में यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और मुगल वंश का जो सबसे पहला शासक कौन होगा? बाबर होगा, क्योंकि स्थापना किया। सबसे अंतिम कौन होगा? बहादुर शाह होगा। क्लियर है? बहादुर शाह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? ऐसे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी पूछ लेगा राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, कभी लोकसभा का पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र चाहिए हम लोगों को, वो चाहिए 25 साल। अगर राज्यसभा का पूछ देगा तो राज्यसभा का न्यूनतम उम्र कितना चाहिए हम लोगों को? 30 साल चाहिए। क्लियर है? चलिए, लोकसभा का 25 चाहिए, विधानसभा के मेंबर बनने के लिए हमको 25 चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का बनने के लिए हम लोगों को 30 चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायत में जो मुखिया बनते हैं ना, तो अगर आपका 21 साल हो गया है तो आप मुखिया बन सकते हैं। क्लियर है? रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात में कभी आसमान में देखिएगा, वहां पर आपको दिखेगा सबसे चमकीला तारा कौन है भैया, कौन सबसे ज़्यादा चमक रहा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है साइरस ए, ठीक है। साइरस ए। वैसे भी जहाँ पर ए दिख गया मतलब A1 नंबर में है, ऐसे आप याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सीमांत गांधी, महात्मा गांधी नहीं पूछा, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? देख रहे हैं, गांधी ऑप्शन में दे दिया, महात्मा गांधी। किस तरह से हम लोगों को कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाएंगे। एक बंदा था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फर खान। इसको जो है ना सीमांत गांधी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखते रहिए वीडियो। किस देश ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप खिताब सबसे अधिक बार अपने पास किया है? अगर भारत ऑप्शन में होगा तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि होने वाला है नहीं। तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों ब्राज़ील, ठीक है। एक्चुअली में ब्राज़ील जो है काफ़ी फेमस है फुटबॉल के लिए, ठीक है। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फुटबॉल का अगर वर्ल्ड कप की बात करें, जो फीफा होता है, वो सबसे ज़्यादा कौन अपने नाम किया है? तो वो किया हम लोग का ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील सबसे पहला जो विश्व कप था ना, उसको उरुग्वे जीता था, ठीक है। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा अभी इंडोनेशिया की शायद पूछा था कल परसों का NTPC के एग्जाम में, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पहले ये जान लीजिए आप। थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक दक्षिण एशिया का ही एक कंट्री है। थाईलैंड की मुद्रा है बात, बात या बात लिखा रहता है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बात, याद रखिएगा, ठीक है। ये रिंगिट जो लिखा हुआ ना, ये रिंगिट किसका है पता है आपको? मलेशिया का मुद्रा है। मलेशिया का मुद्रा क्या होता है? रिंगिट होता है। युआन किसका होता है आपको पता है? चाइना की राजधानी बीजिंग और उसका युआन, ठीक है। रुपया आपको पता है? रुपया किसका है? तो रुपया भारत का है, और साथ ही अदर कंट्रीज का भी है, अगल बगल वाले का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 5 जून को। तो कभी आपने ये सोचा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो एक्चुअली में एक डेट याद रखिए, 5 जून 1972 ईस्वी को क्या हुआ था ना, 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम में एक महत्वपूर्ण प्रथम जलवायु परिवर्तन पर वर्ल्ड लेवल में एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन इसको बोलते हैं हम लोग। 1972 में स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ था, और तभी से 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुछ भी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब आप बढ़िया माहौल में जाएंगे। और सबसे बढ़िया माहौल कहाँ है दुनिया में? तो स्विट्जरलैंड, याद रहेगा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अब आपसे पूछ देगा न्यूयॉर्क कहाँ है, तो वो आपका है यूनाइटेड स्टेट, US में, ठीक है। अगर यूनिसेफ के जगह UN का हेडक्वार्टर पूछ देगा तो दोनों का सेम होगा, न्यूयॉर्क। क्लियर है? आगे पढ़ते हम लोग। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए, जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है भैया न्यू दिल्ली में। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। राष्ट्रीय गीत क्या होता है और राष्ट्रीय गान क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो राष्ट्रीय गीत जो होता है हम लोग का वो होता है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था भैया? देखिए, तो राष्ट्रीय गीत जो हम लोग का लिखने वाले थे उनका नाम था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, ब से वंदे मातरम, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रहेगा अब आपको। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है। कब मिला था? 1913 में मिला था। क्यों मिला था भैया? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था, याद रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, मतलब फिर से हमारे बॉडी पे जो है वो फिर से बन सकता है, ठीक है, तो वो है हम लोग का जिगर। जिगर को शायद लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका वजन कितना होता है लीवर का? तो लगभग 1.5 से लेकर के 2 kg तक होता है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, भैया 2 kg लीवर का वजन होता है? तो भाई खसी काटते हुए देखे हो उसका कितना बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगा लिया? बोलते हैं ना हम लोग, अरे 70 साल की गुलामी की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि 15-20 साल के यार चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का जिंदगी जी लिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर मिल गया होगा। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगा लिया था, ठीक है। मौत को गले लगाने वाले थे भैया चंद्रशेखर आजाद। हुआ क्या था आपको कहानी बताते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा रखी थी कि अंग्रेज जो है इनको जिंदा ना पकड़ सके। इन्होंने कसम खाया था कि अंग्रेज हमें जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, यार इतना तो हम अभी तक ये नहीं हुए। और इसीलिए जब चंद्रशेखर आजाद के साथ जब 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में एक पार्क था, जिस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। इलाहाबाद में एक पार्क था जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, और इस पार्क में जो है इस दिन काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हो रहा था, मतलब गोलियां चल रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद और लोग थे, इधर से अंग्रेज लोग थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खा रखी थी कि अंग्रेज हमें जिंदा नहीं पकड़ सके। जब चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगा कि भैया हम लोग हारने वाले हैं या फिर हम ही लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं, तो अंतिम गोली चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मार लिया और बोला भाई जिंदा तो नहीं पकड़ने दूंगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। तो आपने पढ़ा होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो टीके की खोज किया था इन्होंने, वैक्सीन का खोज किया था, ठीक है। जिस तरह भी कोरोना का वैक्सीन आ चुका है ना, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगर आपसे ये पूछ दे भैया कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा जोनस साल्क और अल्बर्ट साबिन। जोनस साल्क और अल्बर्ट साबिन, जोनस साल्क और अल्बर्ट साबिन, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी वैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी में, तो कोई भी वैक्सीन काम करता है हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन आएगा, तो कोरोना वैक्सीन क्या करेगा, जो कोरोना के वायरस है उनका जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में डेवलप कर देगा, तो हमारे बॉडी को लगेगा यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है, फिर उससे वो लड़ने के लिए कैपेबल बन जाएगा, ठीक है। तो होता यही है दोस्तों।
एक क्वेश्चन छूट गया है मुझे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पता होगा आरबीआई से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ना एग्जाम में। तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 ईस्वी में। अगर डेट पूछ देगा ना तो मार देना भाई 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भैया, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1935 से 1949 डिफरेंस कितना है? 35 5 40 49, 14 साल के बाद इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछ देगा आपसे तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसके ठीक 6 साल बाद, मतलब 1949 से 6 साल जोड़ लीजिए 1955, ठीक है। दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ कल इसी तरह के जीके जीएस रोज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।